बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन, जब पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई, हमारी रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की गई, शुदा की यादगारों की बेहुरमती की गई और ऐसे दिलखराश मनाजिर जो पाकिस्तान में शायद पहले कभी ना देखे गए, वो पूरी कौम ने देखा। और यकीनन जिन्होंने बगावत पर अपने लोगों को उकसाया, जत्तों को उकसाया, वो आज तक उसे झुटलाते आ रहे हैं और हक़ाइक़ को भी मस्ख़ कर रहे हैं। मगर ये सब मनाजिर जो हैं, ये कैमरे ने अक्स बंद किए और अफसोस के साथ कि आज एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है और मंजर आम पर आ चुकी है, जिससे कई सवालात जन्म ले चुके हैं, उस पर डिबेट भी चल रही है। ये वीडियो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब, जो कि अभी अभी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, बड़े यंग और बड़े एनर्जेटिक चीफ़ मिनिस्टर हैं, मगर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो पुरतशद्दुद बलवाइयों की जो है उनकी क़यादत कर रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव करते हुए भी देखे जा सकते हैं। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वीडियो को जाली करार दे चुकी है, मगर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली साहब, उन्होंने तो ऑफ़र की है कि जी ठीक है, अगर आप इसे जाली करार दे रहे हैं तो इसका फॉरेंसिक करा लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यकीनन सोहेल आफरीदी साहब जहां इतने एनर्जेटिक और वोकल हैं, वहां पर उनकी जो प्रोवोकेशन स्टेटमेंट है जब से वो चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, वो भी मंजर आम पर आई हुई हैं। और यकीनन वो हुकूमत को तो धमकियाँ लगाते रहते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी उनके बयानात नज़र आते हैं। और आज इसी हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट DG ISPR की ब्रीफिंग, जो कि एक अलग डोमेन में रही है, मगर उनसे सवाल किया गया सोहेल आफरीदी के हवाले से, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना मैं किसी पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। यकीनन ये जो KP में गवर्नर राज की बातें हैं वो तख्लियाती हैं और ऐसे कुछ नहीं हो सकता, और अगर हुआ भी होगा तो ये हुकूमत का डोमेन है, उनकी सवाबदीद है, वो देखेंगे। फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और फ़ौज जो है वो सियासत में उलझना भी नहीं चाहती। और ये पहली दफ़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है DG ISPR ने, माजी से हम देख रहे हैं कि वो स्टेटमेंट देते ही चले आ रहे हैं। आम सवाल ये हो रहा है, जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई किसी भी सूबे का जो CM होता है वो रियासत तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है और हल्फ उठाने के बाद उनके जो बयानात हैं वो हर एतबार से जो है वो काबिल गिरफ्त हो सकते हैं। सो इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चौधरी परवेज़ संदेला साहब हैं, मोहम्मद नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फवाद अहमद साहब सीनियर साफ़ी। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में हमारे। सर, आप तो यकीनन कंडेम करते हैं 9 मई को जो भी शरपसंद अनासर की जो सोच की अक्कासी थी, और यकीनन वो जो हमला था वो सिर्फ किसी स्पेसिफिकली वो नहीं, बल्कि इससे पाकिस्तान रियासत के ऊपर जो है वो हमला कंसीडर किया जा रहा था। सर, अब ये जो CM साहब की वीडियो मंजर आम पर आई है, मुसल्लह जत्थों की जो क़यादत कर रहे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप लोग अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूँ, एक स्पेसिफिक इस वाक़े को, 9 मई के वाक़े पे बड़ी डिबेट हो चुकी, बड़ा कुछ हो चुका, लोगों पे कुछ 34,000 के करीब FIRs दर्ज हुई। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को सबूताज करने के लिए जितना इस वाक़े को बुनियाद बनाकर पॉलिटिक्स की गई, इसकी मिसाल बाजी में नहीं मिलती। मैं एक बात को समझता हूँ कि ये अब इस चैप्टर को अब क्लोज़ होना चाहिए। जब कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं, लोगों को ज़ाहिर है हर शख्स को इस बात का हक़ है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे। तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा, तमाम लीडरशिप ने इसको इस वाक़े की मज़म्मत भी की, इसको अफसोसनाक भी करार दिया, कोई शख्स भी नहीं चाहता। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि कुछ मखसूस अनासिर जो आज सियासी तौर पर पाकिस्तान पर हुकूमत भी कर रहे हैं, वो इस वाक़े को बुनियाद बनाकर गुज़श्ता 3 साल से उनकी कोशिश ख्वाहिश रही है और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे हैं कि वो अवामी मसाइल से तवज्जो हटाकर इस एक वाक़े पर अपनी तवज्जो मुर्तकिज़ रखें और लोगों को भी ये वाक़या ना भूलने दें। ये उनके इस बयानिए का एक हिस्सा है, चूँकि जब अवामी मैदान में किसी शख्स को शिकस्त हो जाती है, वो अपने अपोनेंट को दलील से, बहस मुबाहिसे से, आइडियालॉजी से नहीं हरा सकता, तो वो फिर बहुत सारे इशूज़ के पीछे छुपता है। मैं DG ISPR साहब ने जो फरमाया कि इस इदारे को, मुकद्दस इदारे को, जो सबके लिए मोहतरम होना चाहिए और है और रहेगा इंशाल्लाह,
इसको पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। जब हुक्मरानों से पूछा जाता है भाई जब आप लोग आए थे तो आटे की कीमत सर, इस 40 रुपए वीडियो किलो थी। में जो बंदा मंजर आम पर है ना, वो पाकिस्तान के एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जी जी, है। मैं आपकी देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है आपने सर। तमहीद बांधी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जी। इस वीडियो के हवाले से बड़ी वाज़ेह बात है। ये उस वक्त की वीडियो है जब जमान पार्क पर अच्छा। उस वक्त की जो सूबाई हुकूमत थी उसने फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ हमलावर हुए थे, खान साहब की गिरफ्तारी की अटेम्प्ट की थी। और पाकिस्तान में सियासी तौर पर मुतशद्दिद वाकयात को इसी दौर में नहीं हुए, माजी में भी हुए हैं। ये जो आज दूध के धुले हुए लोग बने हुए अपने आप को और बड़ा इदारों का खैर खा करार देते हैं, पाकिस्तान में अगर इदारों से अवाम में तफरीक डालने की रीत कुछ लोगों ने कायम की, वो आज वही लोग हैं जो आज हुक्मरान हैं। ये जो मर्जी कहते रहे। अच्छा। मैं आज भी समझता हूँ सुहेल आफरीदी एक वर्कर क्लास की नुमाइंदगी करते हुए और खैबर के इलाके से पहली बार वो जो ट्राइब्स थे वहां से एक नौजवान अगर वजीर आला और मुंतखब हुआ है तो ये खुशाइंद है सब लोगों के लिए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ये रीत आगे जानी चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो 50-50 साल से अपनी फैमिलीज में उन्होंने पूरी सियासत को जकड़ा हुआ है, जिनकी जमातों में तसव्वुर भी नहीं है किसी कुलीदी ओहदे पर किसी शख्स के जाने का, उन्हें बुनियादी तौर पर इस बात से तकलीफ है वो हमेशा से तहरीक इंसाफ से आइडियोलॉजिकली नहीं जीत सके। वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर कोशिश करते हैं कि वो रेलेवेंट रहे इस सारे सिस्टम में। हालांकि पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी को उनको इनरेलेवेंट कर चुकी है। ठीक है, वो वोट से नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपके इस जवाब से जो है मेरे दीगर जो मेहमान है वो मुतमईन हुए या नहीं हुए, या मुत्तफिक हुए या नहीं हुए। संदीला साहब इन्होंने तो बता दिया कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं ये तो बहैसियत कारकुन और इश्क बानी PTI में जो मरने की तमीद बांध चुके हैं, ये तो उस वक्त बिल्कुल ही एक आप समझे कि शरपसंद अनासिर वाला उनका रूप नज़र आ रहा था हमें। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि चलें वो तो पास था, लेकिन क्या ऐसा CM जिसकी तकारीर और बयानात हलफ की संगीन खिलाफ वर्जी करती है वो किसी तौर वजारत आला का अहल हो सकता है या नहीं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब उन्होंने हलफ उठाया तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो कि जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उन्होंने फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दी। और मेरे ख्याल में मरकज़ से उनको वज़ीर आज़म फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं, तो अगर वो उसको पॉजिटिव लेते और उस तरीके से लेके चलते तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने हलफ उठाया ही इंतशार पैदा करने के लिए, उन्होंने हलफ उठाया ही एक और 9 मई करने के लिए है, एक और 26 नवंबर करने के लिए। देखिए उनको, उनके आप पहली तकरीर में देख लें, वो अगर इश्क इमरान के बजाय इश्क अवाम में होते तो ज़्यादा अच्छा होता कि उनको वज़ीर आला बनाया गया है, तो वो बताते कि अवाम के लिए उनके पास क्या क्या एजेंडे हैं, वो क्या क्या प्रोग्राम है, और वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कैसे अपने अदारों के साथ बैठेंगे और कैसे वो अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, कैसे उसका खात्मा करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें उनके किसी भी एजेंडे पर मालूम नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब पर इल्जाम क्या था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। वो मतलब कि जिस तरह लड़ना चाहिए, जिस तरह इमरान खान साहब के लिए तहरीक चलानी चाहिए, जिस तरह जाके इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे थे। बल्कि जब कब्जा करने आई थी बुशरा बीबी तो वो समझा बुझा के वापस ले गए थे। मतलब कुछ चलो थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं कि वो रह गया था भरम। अब वो सब कुछ ये साहब करेंगे, और उन्होंने अगर वो आए इसलिए हैं तो वो करेंगे ये सब कुछ। बाकी सारी चीज़ें तो बातें हैं, हम उलझा रहे हैं इनकी अवाम की खिदमत करने से। हमने सुहेल अफरीदी को भी उलझाया, हमने गंडापुर को भी उलझाया, हमने महमूद खान को भी, उससे पहले खटक साहब को। ये सब के सब जो वहाँ पे जो 13 साल से तबाही उस सूबे में, ये सारा हमारा कसूर है, क्योंकि हमने इनकी तवज्जो हटा दी थी। आप अवाम की खिदमत ना करें बल्कि उस मुल्क की अपोजिशन या हुकूमत को लम्हा पा लें, ये हमने किया था। चलें कोई बात नहीं है। देखें अभी भी ये मेरे साथ भाई बैठे हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे भाई हैं, बहुत सीखता हूँ मैं इनसे। ये है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर या लीडर, जैसे हमारे साथ कुरैशी साहब बैठे हुए हैं। ये अगर इनकी सोच, अब देखें ना, इनको मजबूरी में ये सब कुछ कहना पड़ता है, लेकिन अंदर से ये कुछ और सोचते हैं। अंदर से ये वही सोचते हैं जो फवाद चौधरी सोच रहा है, जो इमरान इस्माइल सोच रहा है, और जो शाह महमूद कुरैशी सोच रहा है कि लड़के कुछ नहीं लबना, आपको टेबल पर बैठना पड़ेगा। उसी में से इमरान खान की खैर निकलेगी सी, उसी में से KPK की आवाम की खैर निकलेगी सी, और उसी में से पाकिस्तान की खैर निकलेगी। लेकिन जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे, जब तक आप स्टैब्लिशमेंट क्या, जब आप तक मौजूदा, देखिए क्या कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं अब मौजूदा जो पीछे की हुई क्यादत ही आगे आकर के इस मौजूदा हुकूमत के साथ बैठें, इनके साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, इससे चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा कोई और, आपने 2 साल आजमा के देख लिया है ना, क्या क्या अचीव कर लिया इमरान खान साहब के लिए। आपने कहा था कि हम लोग अपनी कैबिनेट नहीं बनाएंगे, जनाब आपको कैबिनेट बनानी पड़ी ना।
तो इसलिए बेहतर है कि बैठें मरकज के साथ। शहबाज साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने आपको कॉल की है, उनके साथ मामला ठीक करें, मौजूदा हुकूमत के साथ ठीक करें, और उसके बाद देखें इंशाल्लाह ताला। आप इस मुल्क की जमात हैं, आपने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है, वैसे वज़ीर आज़म रहे परवेज साहब, इमरान मुझे साहब। तो अफसोस हो रहा है कि आपकी ये जो ख्वाहिश है ना, ये ख्वाब ही रह जाएगी, क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब तो जो वो तो एहतजाजी इनकलाब और एहतजाजी सियासत का नारा लेकर आया है, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा की पॉलिसी पर हमें अमल पैरा होते हुए नजर आ रहे हैं वो तो। चले, मतलब मेरी तो ख्वाहिश है ना, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैं तो यही सोचता हूं कि जो मैं देखें, बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आखिरी हुकूमत है वो 2008 में थी, 2013 तक थी। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत बनी है, उसके बाद फिर पीडीएम आई है, और उसके बाद फिर अभी शहबाज साहब हुकूमत में है। लेकिन इसके बावजूद वो इस मुल्क की एक जमहूरियत पसंद जमात होने के साथ अपनी अपोजिशन के साथ भी खड़े थे, और अब हुकूमत के साथ खड़े हैं। अपोजिशन में उनका रोल देख लें और अभी मौजूदा रोल देख रहे हैं, वो जो मिसाके जमहूरियत उस पर पूरी तरह खड़े हैं। उनके पास आईनी ओहदे हैं, एक सूबे की हुकूमत है, वो पूरी तरह स्टेट के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ जाए तो इनके लिए भी वही, देखिए ना, चल सकते आप। अगर आप इमरान खान साहब वाला ये लड़ाई झगड़े वाला हर वक्त हाथे सोटी फड़ी होती है, मतलब कोई भी बात करे तो आपने आगे से मतलब सोटी दिखा देनी है, चल नहीं सकते इस तरह। तो इनको उसी तरफ आना पड़ेगा। फवाद चौधरी को आगे लगाएं, इमरान इस्माइल ठीक। को आगे लगाएं, शाह महमूद कुरैशी को आगे लगाएं, और खान साहब को 6 महीने की ब्रेक दें, और उसके बाद देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला भी ठीक हो जाएंगे। और ये जो सुहेल साहब है ना, अब ये भी मेरे ख्याल में कुछ अवाम के लिए डिलीवर करने के काबिल हो जाएंगे। और ठीक अगर है। इसी तरह 9 मई तक दूसरा 26 नवंबर करना है तो फिर आपको रिजल्ट पता है जी। ठीक है। फवाद साहब, नदीम साहब ने एक बात की कि ये सारा जो वीडियो की जो पब्लिसिटी की जा रही है और जो इससे पॉलिटिकल माइलेज हुकूमत ले रही है, वो यकीनन हुकूमत का जो है वो अवामी मसाइल से मतलब अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। आप वाकई समझते हैं कि ऐसा ही है? ये जो एक वीडियो आई है, पहले तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी जो जाली वीडियो है, लेकिन वो तो साफ दिखाई दे जा रहे हैं। चलो फॉरेंसिक ऑडिट भी करा लिया जाएगा उसका। लेकिन सर, ये जो इशू अब चल रहा है, ख़ास तौर पे सोहेल आफरीदी साहब का, जिस तरह से ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं, इवेंचुअली इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बानी पीटीआई को होगा। देखिए, मुझे इख्तलाफ ना, नदीम कुरैशी साहब बड़े हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, परवेज साहब भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन नदीम साहब की बात से मैं इख्तलाफ यहाँ पर इसलिए करना चाहूँगा कि नदीम साहब कहते हैं कि जो उस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए कि जिसके ऊपर जो है वो 9 मई का उन्वान लिखा हुआ है। लेकिन उस चैप्टर को क्लोज करना किसने है? करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लोज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ने उस चैप्टर की इब्तिदा की थी। उस चैप्टर की इबारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जो है वो के अमल से लिखी गई है। अब उस चैप्टर को क्लोज करने के लिए जरूरी है कि उस ट्रांजेक्शन को क्लोज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो रवैया अपनाए कि जो निदामत का रवैया होता है, जो माफी मांगने का रवैया होता है, जो माजत खाना रवैया होता है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आप कोतवाल को कहेंगे तुम जो है वो गेट की कुंडी क्यों नहीं खोल रहे। आप जो है वो बजाय इसके ये कहें कि जी इस मामले को ख़त्म इस तरह से किया जा सकता है कि हम इस पे मदद खा हैं, हम इसके ऊपर जो है वो पशेमान हैं। खान साहब तो जब भी मुज़ाकरात की बात होती है वहाँ जेल से बैठ के एक ऐसा ट्वीट कर दें कि जिसके बाद मुज़ाकरात अगर कहीं होने भी थे या किसी ने सोचा भी था या किसी की ख्वाहिश भी थी या किसी ने माहौल भी बनाया था, तो वो बेचारा अपना सा मुंह लेके रह जाता है कि अब इसके बाद क्या बात की जाए और किससे बात की जाए और कैसे बात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती ये है, एक सियासी जमात की हैसियत से हमें भी अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि एक सियासी जमात को आवाम ने चाहा, उसको वोट दिए, एक लीडर आया कि जिसने जो है वो कहा कि मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, लेकिन फिर अमल उसका कुछ ऐसा निकला कि जिसकी बुनियाद पर सियासत की तमाम बिसात उसके लिए जो है वो हराम करार दी गई। तो इस सारे मामले के अंदर खुद पाकिस्तान देखिए, सियासत बुनियादी तौर पर जो है वो रास्ता बनाने का, इम्कानात का, बंद गली से निकलने का नाम है, और लीडर का काम ही बंद गली से निकालना है। लीडर का काम ही मुश्किलात और मसाइल से निकाल कर जो है वो दुरुस्त सिंध में लेकर जाना है। लेकिन अगर लीडर जो है वो खुद आपको फंसा दे, आप जैसी गली से निकलने की कोशिश करें वो जाविया बदल दे और आपको फिर गली के अंदर फंसा दे, तो फिर उस लीडरशिप के ऊपर भी जरा गौर कर लेना चाहिए। फिर उस तमाम मामलात को भी देख लेना चाहिए कि लोगों ने जिसके लिए वोट दिए, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जोम रखती है कि वो बहुत पॉपुलर है, ये तो उन तमाम वोटर्स की भी तौहीन है कि जिनको जो है वो बंद गली में लाकर फंसा दिया गया है। आज 2024 से लेके आज 2022 से लेके अब तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल ही नहीं पा रही उस बंद गली से, और इसमें किसी और का कसूर नहीं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है।
गली से निकलने के रास्ते बहुत होते हैं इस मुल्क के अंदर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी मिसाक जमहूरियत करके आपस में बैठे हैं। इस मुल्क के अंदर हमने देखा कि नवाज शरीफ भी जो है वो तीसरी मर्तबा जो है वो हुकूमत से निकाले गए और उसके बाद जो है वो वापस आए। इस मुल्क के अंदर हमने क्या कुछ नहीं होते हुए देखा कि एक पार्टी के सरबराह को जो है वो फांसी लगा दी गई, लेकिन उस पार्टी की जो वज़ीर-ए-आज़म थी वो यहाँ पर 1988 की दहाई के अंदर जो है दोबारा इक़्तिदार के अंदर आई। तो ये तमाम चीज़ें रास्ता बनाने से होती हैं और रास्ता बनाने के नतीजे में ही आप सियासत में अपने इम्कानात पैदा करते हैं। आप रास्ते बंद करते जाएंगे तो फिर यही होगा। अब सोहेल आफरीदी साहब की जो तैनाती है या उनका जो इंतखाब है, ये भी बुनियादी तौर पर रास्ता बंद करने का एक जरिया है। अगर आपका कोई वज़ीर आला ये टेंडेंसी रखता है, ये इख्तियार रखता है कि वो कहीं पर बैठ के बात कर सकता है, बातचीत का टेबल सजा सकता है, किसी को बातचीत के लिए तैयार कर सकता है, उसके ऊपर लगने वाला इल्जाम है। मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन उन पे इल्जाम यही है कि वो शायद नरम रवैया रखते थे, वो हालात मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके का मौला जट उनका अंदाज था, हमें तो ये नहीं लगता कि वो इन तमाम चीज़ों का जो इल्ज़ाम उन पे लगता है वो कहीं से उसके कसूरवार भी थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है। अब आप देखिए बदकिस्मती क्या है सूबे की, कि उस सूबे के अंदर जो है वो जो मुंतखब हुआ वज़ीर आला, बजाय इसके कि वो कहे कि मैं टांग से लेके बन्नू तक और बन्नू से लेकर जो है वो पिशावर तक और पिशावर से लेके कबायली इलाकों तक जो है लोगों के मसाइल हल करूंगा, वो ये कहता है कि मैं एहतजाजी सियासत का सर माहिर हूं। बुला तो रहे हैं यानी कि वो, सियासी जिरगा जमातों का जिरगा तो बुलवा रहे हैं वो। देखें जी, देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके बयानात से रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए था कि मैं अपनी कारकर्दगी के जरिए अब सूबे के अवाम की तकदीर बदलूंगा और तकदीर कुछ ऐसे बदलूंगा कि पूरा पाकिस्तान अशश कर उठेगा कि जी इमरान खान साहब भी अगर होते तो उनका जब सिपाही ये सब कुछ कर सकता है तो फिर खान साहब जो है वो क्या कुछ करते और मुल्क के हालात और मामलात को बदलते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारा ये लगाया पहले दिन ही, जो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, उन्होंने नारा पहले दिन ये लगाया कि मैं एहतजाजी सियासत का माहिर हूं। और उसके बाद जो उनका पूरा तर्ज अमल है वो गंडापुर प्लस नजर आता है। यानी कि वो नजर ही आता है कि वो मौला जट प्लस टाइप की चीज है, क्या लगा दो आग लगा दो जला दो। भाई आप जो है वो जाएं कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करें, वहां पे गुफ्तगू करें। आप कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से पूछ के करूंगा। आप जो है वो आगे बढ़कर हालात मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। अमन अमान की सूरत हाल आपके सूबे में ये है कि हर रोज 2-2 4-4 पुलिस एहलकार जो वो शहीद होते हैं, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। आप एहतजाजी सियासत की बात करते हैं, आपको ये कहना चाहिए था कि मैं हालात मामलात को ठीक करने का एक जरिया बनूंगा। आप इस बात के ऊपर, अच्छा काबीना की बात कर लीजिए, काबीना ना हुई, ऐसा लगा बानमती का कुंभा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का जो है वो रिश्तेदार है, कोई किसी का जो है वो भाई है कि जिसको पहले निकाल दिया गया था। यानी कि पूरी काबीना में एक या दो चेहरे के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो खुद उनको रिफ्लेक्ट करता हो कि जो सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं मैं यूथ का नुमाइंदा हूं या मैं नई क़यादत हूं या मैं जो है वो कोई ऐसे मामलात लेकर आ जाऊंगा जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुए। तो मेरे भाई आपने टीम तो वही की वही सारी सिलेक्ट कर ली। क्या आपके पास नए लोग नहीं थे? क्या कहते तो रजाल है केपीके के अंदर? क्या केपीके के अंदर आपको कोई और लोग नहीं मिले? कैसर कैसर का भाई भी आ गया, शहराम तरकई का भाई भी आ गया, यानी कि भाई बरादरी के साथ आपने एक जो है वो काबीना जोड़ ली। बहरहाल इस बात को अगर कंक्लूड करें तो सूरत हाल ये बनती है कि सोहेल आफरीदी साहब बजाय इसके कि मौला जट प्लस बनकर जो है वो मुल्क की जो मुश्किलात हैं उनको मजीद खराब करने का सबब बने, अमन अमान के मसाइल की तरफ देखें। ये देखें कि टांग तक 6 सूबों के आगे 6 अजला से आगे जो है वो केपीके के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि पिशावर आप ले लें और इसके आसपास के चंद अजला ले लें, टांग तक पन्नू तक इस तरफ कोई पूछने वाला नहीं है। डेरा इस्माइल खान को पूछने वाला नहीं है। डेरा इस्माइल खान को जब तक पूछा जाता रहा जब तक जो वली अमीन गंडापुर साहब थे। अब आप देखिएगा कि डेरा इस्माइल खान को पूछने वाला कोई नहीं है। तो आप कारकर्दगी को बेहतर करें। मुझे यकीन करें कि 2 रोज पहले पिशावर जाना हुआ, 3 रोज पहले वहां पे कुछ काम था ऑफिस का, तो वहां जाकर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। तो मुझे एक सहाफी ये कहने लगे कि क्या आपको पता है मैं बार बार जो टांग का तस्करा कर रहा हूँ कर इसलिए रहा हूँ कि वहां आज भी जो है तालाब के ऊपर जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीते हैं, वहां इस कदर खराब सूरत हाल है। यानी कि आप अपने मुल्क अपने सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस की तरफ नहीं जाते, आप गुड गवर्नेंस की बात नहीं करते। आप बात कीजिए कि मैं जो है वो तरक्की के नए दौर की तरफ लेके जाऊंगा। गंडापुर साहब जो है अगर उनसे कहीं कमी कोताही रह गई थी तो मैं उसको मजीद आगे की तरफ लेके जाऊंगा। चाहे जाके आप ये कहें कि मैं आग लगा दूंगा, जला दूंगा, मार दूंगा, सबको गाड़ दूंगा, खान साहब से मेरी मुलाकात ना कराई तो पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई रियासतें इस तरीके से चला नहीं करती, आपका पॉइंट आ गया, जमातें इस तरीके से चला नहीं करती। पॉइंट आ गया। अब आपकी बात से कन्विंस हो सके नदीम साहब, ये तो वो खुद ही बताएंगे। नदीम साहब, एक तो ये आप भूल जाएं कि जी ये 9 मई का वाकया जो है इसका चैप्टर क्लोज होना चाहिए था। ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर क्लोज कर गया तो कल कोई और शरपसंद जत्था जो है वो दोबारा इस तरह का अटैम्प्ट करेगा। और ये 9 मई जो है ये पाकिस्तान की तारीख का, जैसे भी हम बात करें, स्या दिन रहा है।
ये हुकूमत भी कहती है और ये हमारे अस्करी इदारे भी हमें यही कहते हैं। देखिए सर, आप लोग इख्तलाफ राय रखें, सबका हक है, लेकिन जो अमन है ये सबका मुश्तरका हदफ है। जिस तरह बात की मेरे मेहमानों ने कि देखिए इस वक्त आप कंपटीशन में आए, बिल्कुल आए, आप पंजाब के साथ कंपटीशन करें, सिंध के साथ हेल्थ में कंपटीशन कर लें, आपके अपने सूबे में कितने मसाइल हैं, उस मसाइल पे तो कोई बात हो ही नहीं रही है। पहले दिन से बस एक यही चीज़ है। दूसरा, ये वीडियो मंजर आम पर आ गई जिसे आप कहते हैं कि जी इसको तो अब बस कर दे, इस पर सियासत करना। इस पर सियासत नहीं की जा रही है सर, इनको सबक सिखाया जा रहा है, और जब तक सिखा नहीं दिया जाएगा तब तक ये चैप्टर क्लोज होने वाला नहीं है। अच्छा शाजी साहब, बड़े आपने खुशू खुजू से मेरे दोनों दोस्तों को सुना। मैं आपको भी मुझे दोनों का बड़ा एहतराम है, जी। फवाद साहब का भी और परवेज साहब का भी, और बड़ी अच्छी बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मुझ जैसा एक आम आदमी जो कम अकल भी है, कम इल्म भी है, इनसे और आप सबसे तवक्को एक रखता है कि आधा सच हमेशा मुनाफकत शुमार होता है। सच वो होता है जो मुकम्मल हो। आप अपने नापसंदीदा शख्स के हवाले से भी अगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो आपके इंसाफ को इंसाफ कोई नहीं कहेगा, वो सिलेक्शन कहेगा। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि फवाद साहब जैसा शख्स जब 9 मई को बुनियादी तौर पे जब गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद से, उस वाक़े को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो क्या वजह थी कि एक शख्स जो साबिक वज़ीर आज़म भी हो, जिस पर सैकड़ों मुकदमे हो, और वो गुज़श्ता उस वक्त 3 माह से हर रोज़ 20-20, 30-30 अदालतों में पेशियां भुगत रहे हो। इसका मतलब था वो कानून के सामने उन्होंने सर तस्लीम खम किया हुआ है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। 12 मई को पाकिस्तान की उस वक्त की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी गिरफ्तारी को गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी करार देती है। किसी शख्स ने उसको कंडेम किया, किसी शख्स ने पूछा क्या वजह थी, कौन वो लोग थे। आज भी अगर तहरीक इंसाफ, मैंने ये नहीं कहा ये चैप्टर को इसको चलना चाहिए, चूंकि इस चैप्टर में तो आज के हुक्मरानों की लाइफ लाइन है। आज क्या किया है, मतलब पेट्रोल जो उस वक्त 150 रुपए लीटर था, कोई 100 रुपए लीटर कर दिया गया। पाकिस्तान की भी लाइफ लाइन है सर। सुने ना, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, अफवाज पाकिस्तान हम सब के लिए काबिल फख्र, काबिल इज्जत है। मैं नहीं समझता कि अफवाज पाकिस्तान को मौजूदा हुक्मरानों की जरूरत है। मतलब इन हुक्मरानों के साथ तो जो खड़ा होगा वो कंट्रोवर्शियल होगा। आपने वादा किया था, साहब धावा बोल रहे हैं। मैं सर फिर बात रह जाएगी। आप बिल्कुल, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, बस एक मुझे जवाब दे दे आप। ये सोहेल आफरीदी साहब कहाँ थे उस वक्त जब ये वीडियो नजर आ रही है? ये पेशावर कोर कमांडर के बाहर थे। तो सर ये तो रियासी इदारों के खिलाफ बगावत की गई ना। मैं आपसे अब जी आगे, अगर जी जान के मान पाऊं तो गुजारिश करूं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, जी। पहली बात ये है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं मतलब इस वाक़े की, मैं तो खुद जेल में था, उनका ये बयान था, उन्होंने कोई इस वाक़े की हमायत नहीं की। शाह महमूद साहब से लेकर हर शख्स ने कहा नहीं होना चाहिए। मैं आज भी समझता हूँ, मैं PTV पर बैठ कर कह रहा हूँ, मैं खुद रुकन असम्बली, मुझे लोगों ने मुंतखब कर 2 बार पंजाब असम्बली का रुकन बनाया। मैं नहीं समझता कि हमारी सियासत में इदारों को घसीटा जाना चाहिए, लेकिन एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं देखता हूँ आज के हुक्मरानों ने जिस तरह से इस वाक़े को इस्तेमाल किया। देखिए कोई हादसा होता है, तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना होनी चाहिए, इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, जिन्होंने ज्यादती की उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर देना, खुद से मुखालिफ सोच रखने वाले शख्स के लिए जिंदगी अजीरन कर देना, लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देना, लोगों को पाबंद सलासल कर देना, ये भी इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। और मेरा मुकदमा आज भी पॉलिटिकल लोगों से, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं पॉलिटिकल लोगों से बात करता हूं। नवाज शरीफ साहब हो, किसी दौर में आप देख लें, जब भी PMLN की अगेंस्ट गवर्नमेंट बनी है, वो मीर जफरुल्लाह जमाली की हो, वो बेनजीर भुट्टो साहबा की हो, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की हो, वो शौकत अजीज साहब की हो, ये नबर्द आजमा मिले हैं हर जमहूरी हुकूमत से। बैन ही पीपल्स पार्टी हमेशा PMLN के बारे में खास राय रखती थी। पाकिस्तान की दुश्मन, पाकिस्तान की मईशत की दुश्मन, पाकिस्तान दोनों मिलकर मुल्क को चला रहे हैं ना। हमारी कामयाबियां साथ हैं सामने। शादी अगर आप इसको मुल्क को चलना कहती हैं तो फिर सुभान अल्लाह जी, मैं तो इस मुल्क के लिए हमेशा खुशगुमान रहता हूँ। मेरी तो उम्मीद है वो जिनके देखे ना, जिनके चारों घी में और सरकड़ाई में, वो तो कहेंगे अच्छा चल रहा है। मैं तो कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, 5 लाख लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा था लोग भूख से बच्चों समेत दरिया चुनाव में छलांग लगा दे, रावी में कूद जाए। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि मुझे 100 लोग मिलते हैं। टाइम कम है, वरना मैं आपके दौरे इक़्तिदार एक जुमला मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, ईमानदारी से, मुझे अगर 100 लोग मिलते हैं ना दिन में,
तो उनमें से 95 लोग मुझे कहते हैं जॉब लगवा दें। ठीक है। मैं देखें, मैं नाउमीदी नहीं पैदा करना चाहता, मैं चले, लोगों को उम्मीद मैं देना आप जरा चाहता हूं, अपने- लेकिन ग्राउंड रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है आपकी टीवी स्क्रीन से। ठीक है सर, मैं परवेज साहब आपका लास्ट कमेंट लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ फवाद साहब इस पे कमेंट कर दे। फवाद साहब, क्या एक सियासी जमात के कारकुनान रहनुमा अपने रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए उस दिन बाहर नहीं निकले थे जिन्होंने पाकिस्तान की फौजी इमलाक पर हमले किया था? आज नदीम साहब कह रहे हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जो है बड़ी मोतबर है, लेकिन उस दिन वाकया क्या हुआ था? एक लीडर उनका अरेस्ट हो चुका था और उस लीडर के रिहाई के लिए तो वो सारा ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की गई थी और वो भी फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसा ही था ना सर? देखिए, बात यह है कि जो सारी तहकीकात हमारे सामने आई, जो अब तक के मामला सामने आए, उसने ये बताया कि ये सिर्फ एक रद्दमल नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लोगों को ये सिखाया और पढ़ाया कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर लिया गया, तो फिर हमने जो है वो इन जगहों का रुख करना है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि अचानक जो है वो लोग उठे और जो है वो कैंट एरियाज के अंदर पहुंच गए। लोग वहां से गुजरना पसंद नहीं करते, जितने नाके वहां पर लगे होते हैं, जितना सिक्योरिटी के पाकिस्तान में वसाइल है, लेकिन वहां पर जो है वो हमलावर हो जाए। लोगों को पता है कि यहाँ पे कोर कमांडर हाउस किधर है। यकीन कीजिए, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मुझे एक तवील अरसे तक ये नहीं पता था कि मैं जिस जगह के बाहर से गुजरता हूँ वो कोर कमांडर हाउस है कराची का। और ये यकीनन आपके लिए भी होगा, अगर मैं अभी आपको क्विज दूं तो शायद अगर आप वहां पे कभी चक्कर नहीं लगाया तो आपको पता ही नहीं होगा। लोग समझते हैं मलिर कैंट के अंदर जो है वो कोर कमांडर हाउस है। लाहौर में 1000 मरतबा आया, मैं 2006-7 से जो मुस्तकिल आ रहा हूँ, अब तो 15-15 दिन में लाहौर में होता हूँ। ये 9 मई के बाद मुझे पता लगा कि कोर कमांडर हाउस कहाँ पर है। अगर मेरा ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मेरी लाइल्मी हो सकती है, मेरी बेखबरी हो सकती है, लेकिन मेरा कोई काम नहीं है कोर कमांडर हाउस जाने का। एक आम आदमी को कैसे पता लग सकता है कि जो है वो किसी खुफिया इदारे का दफ्तर कौन सा है? एक आम आदमी को कैसे पता लग सकता है कि हमने किस जगह जाकर जो है एहतजाज करना है? ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के वजह से सोचना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी लोगों ने जो है वो मुल्क तोड़ने की कोशिशें की, इससे पहले भी लोगों ने जो है वो हालात और मामलात को खराब करने की कोशिश की। अभी गुज़िश्ता दिनों देखा आपने, एक पार्टी के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी। क्या वजह थी उसके ऊपर पाबंदी लग रही? सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उसने शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। उसने वो रास्ता इख्तियार किया कि किसी तरीके से जमहूरियत नहीं था, मजहब जिसकी इजाजत नहीं देता था। नतीजे में आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान हरकत में आया और उनको जो है वो गिरफ्तार की, उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया गया और उनको कालेदम भी करार दिया गया। माजी में भी जमातें कालेदम होती रही हैं, माजी में भी सियासी जमातों के ऊपर पाबंदियां लगती रही हैं, और माजी से ही सीखना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीखना चाहिए था कि सियासत अलग होती है और रियासत अलग होती है। आप सियासत कीजिए, सियासी जमातों के साथ इख्तलाफ कीजिए, सियासी जमातों को जो है वो बुरा भला कहिए, उनके मामलात के ऊपर आवाज उठाइए, उनके मामलात के ऊपर नुक्ताचीनी कीजिए, लेकिन खुदारा रियासत को छोड़ दीजिए, क्योंकि रियासत हम सब की है। रियासत किसी सियासी रहनुमा की नहीं है, किसी सियासी कायद की नहीं है, किसी जेल में बैठे हुए शख्स की नहीं है। रियासत की कोई, रियासत के लिए कोई रेडलाइन नहीं होती कि आप किसी शख्स की खातिर जो है वो रियासत के ऊपर हमला अच्छा, ठीक है। मैं परवेज साहब, लास्ट क्वेश्चन सर। इस वक्त तो यकीनन पाकिस्तान को जिस तरह खारजी चैलेंजेस है, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा हमारे साथ सामने एक इशू है, साथ साथ भारत बिल्कुल तैयार है इस वक्त, और दोनों गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। ऐसे में जो दाखिली मामलात हैं, जिस तरह ये वीडियो मंजर आम पर आई है, हुकूम रियासत इस वक्त क्या सोच रही है? किस तरह से ये जो इस तरह के जो शरपसंद अनासर, इनको लगाम लगाएगी हुकूमत? और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि क्या आप लोग कुछ इरादा रखते हैं इस वीडियो का फॉरेंसिक कराने पर? देखिए, पहली बात तो ये कि ज़रूर होनी चाहिए, फॉरेंसिक होनी चाहिए। ये वीडियो जो ज़ाहिर है वो वज़ीर आला हैं, और इस मनसब पर एक ऐसा शख्स बैठा है, लेकिन खैर उसको फॉरेंसिक कराने के इवन उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसका लब्बो लहजा आज भी चेक कर लें, आप अभी का देख लें, फॉरेंसिक करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी सोच और जहनीयत तो तब्दील नहीं होगी, लेकिन वैसे भी जिस काम के लिए उसको लाया गया वो वही काम करेगा। तो ये होना तो ज़रूर चाहिए। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि 9 मई वालों को जो छूट मिली वो नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, एक ऑप्शन ऑलवेज होती है। अभी फवाद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमेशा रास्ते निकाले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब मैं ब्रसल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि फील्ड मार्शल हैं, उनका जो खिताब सुना था, वो उसके बाद काफी बहस हुई थी, वो सुहेल साहब वाला कॉलम, लेकिन नहीं, उन्होंने ये बात की थी कि शैतान वाली जो मिसाल दी थी कि जिसने माफी नहीं मांगी और जिन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगी थी, अगर ऐसे, और देखें इस केस में भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने माफी मांगी, अपनी उन्हें गलती का एहसास हुआ, और आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, तो उनको माफी, तो ये बात तो है कि 9 मई के लोगों को माफी मिली है, जिन्होंने सब की है, जिन्होंने मतलब कहा है कि ये गलत हुआ है,
यहाँ पर भी ऐसा कुछ कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। हमारे मसाइल हिंदुस्तान के साथ है, जी हमारे मसाइल जो वो अफगानिस्तान के साथ है। तो ये जो अंदरूनी मसाइल है, अगर ये कम हो या ना हो तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान साहब की जिम्मेदारी है। देखिए, इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। वो जैसे भी जिस तरह भी आए, एक अलहदा बहस है, लेकिन इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। उनकी पार्टी जिम्मेदारी है कि एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान दोबारा फिर कोई ऐसी शरारत करना चाहता है जो इससे पहले कर चुका है, हालांकि इससे पहले भी वो उसको मेरे ख्याल में काफी सबक सिखाया जा चुका है, जी लेकिन आप अफगान को देखें ठीक। जिनको 40 साल आपने पाला है। और फिर मजे की बात है कि ये सूबा भी वही है, तमाम मसाइल की जड़ भी उस सूबे में ही है। वहीं से वो आते हैं, वहीं पे चले जाते हैं, फिर जब कुछ करने लगते हैं तो हमारे इन्हीं भाइयों को अपनी रिश्तेदारी याद आ जाती है, इन्हीं लोगों को काम कारोबार याद आ जाता है, इन्हीं लोगों को बच्चे इधर शादियां उधर शादियां, ये सब याद आ जाता है। लेकिन देखें, मुल्क से ज्यादा, ठीक। मुल्क की सलामती से ज्यादा कुछ भी बिल्कुल नहीं सही है। बात तो है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अच्छा तीनों, बच्चा बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को जो सटन डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ब्रेक लूंगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम गाज़ा के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जाकर सबसे कह दो कि आज के बाद बाबा अरूज की ये शमशीर तमाम मजलूमों की हिफाजत करेगी अलजायर में। मैं तुम्हें आज के बाद डॉन डिएगो के साथ साथ हमारी दुश्मनी तुमसे भी है। इससे पहले कि वो हमें खत्म कर दे, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। खामोश! हमारे सबसे बड़े दुश्मन बार भरोसा। आज हमारे तमाम जहाज समंदर के अजदहे और हर बहादुर समंदर का शेर होगा। हमला करने का वक्त आ चुका है। नाम खिज़र और लक़ब खैरुद्दीन। अब शमशीर बहर भी हमारे हमरा है। दास्तान तो अब शुरू होगी। बिस्मिल्लाह हमला! वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ा ही अहम हम जो टॉपिक है इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इजरायली फ़ौज की गज़ा और लबनान में जो है वो सीज़ फायर माहदे की जो संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। और इत्तलात ये हैं कि ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा का जो इजलास है इस्तंबुल में हो रहा है, और इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब कर रहे हैं। जो सीज़ फायर थी उस पर मुकम्मल अमल दरामद, इजरायली फ़ौज का जो इनखला था, फ़लस्तीन अवाम तक जो है वो बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फरहमी और ख़ास तौर पे गज़ा में जो तामीर नौ का मामला था, इस हवाले से ये इजलास कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ करा दूँ, डॉक्टर रिजवान नसीर IR एक्सपर्ट हैं, अहमद मंसूर साहब सीनियर तज़्ज़िकार, दोनों को खुश आमदेद। अहमद मंसूर साहब, इतना कुछ हो गया, हम बड़ी एक्सपेक्टेशन हमारी थी, लेकिन हमें ये भी पता था कि इज़राइल जो है वो जल्द कंट्रोल नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, और वायलेशन उसने उसी तरह शुरू कर दी है। अब तुर्किया में ये इजलास हो रहा है, कितना अहम है इस वक्त ये? देखिए, अहम इसलिए है कि जो ये अमन मंसूबा और गज़ा में एक मुआहदे पे पहुँचे पूरी दुनिया की कोशिशों के बाद, वो एक नुक्ता था, लेकिन जब तक उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो जाता और एक देरपा अमन वहाँ कायम नहीं हो जाता, वहाँ गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उन तक इमदाद और रिलीफ जो तयशुदा एक मुआहदे के नुकात में भी शामिल है उस तक उस तरह नहीं पहुँच पाता, वहाँ की तामीर नौ शुरू नहीं हो जाती, वहाँ दोबारा एक निज़ाम हुकूमत और निज़ाम पूरा एक कायम नहीं हो जाता, तो ये बेमकसद रहेगा। उसमें अब फ्रीकैन का जो एक अपना किरदार है वो तो अहम है ही है। इसराइल से तवक्कुआत पूरी दुनिया को ना पहले थी ना अब हैं, और अभी भी जैसे सीज़ फायर वायलेशन है ये अफसोसनाक है, लेकिन जो ये अखट है इस्तांबुल का, ये आगे की जो पेशरफ्त है ये उसकी जानिब जाएगा।
गज़ा में इस वक्त जो एक तजवीज़ है मुजवज़ा कि वहाँ एक अमन फोर्स कायम हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जैसी अमन फोर्स दीगर अफ्रीका के ममालिक में भी और दीगर ममालिक में कायम है, वहाँ पे अपना कंट्रोल संभालती है और उसका एक ख़ास चार्टर होता है, एक ख़ास उसके जो मकासद होते हैं उसके तहत वहाँ पे जाती है। उस पर भी शायद यहाँ पे पेशरफ्त हो, मैं ये समझता हूँ। और मैं इस बात को ये भी मिलाऊंगा इस बात से कि आज जो DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों के साथ, गैर रस्मी थी, वहाँ भी ये सवाल हुआ। तो उसमें उन्होंने बड़ा एक मुख्तसर लेकिन ऐसा जवाब दिया है जिससे सारी सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी को लेके यहाँ पे कुछ प्रोपेगेंडा और चीज़ें चल रही हैं, उसका जवाब है। उन्होंने कहा कि गज़ा में अमन फोर्स अगर तैनात होती है तो पाकिस्तान में इसका फैसला अवाम की बजाय जो अवामी नुमाइंदे हैं वो कौन है? पार्लिमान है। पार्लिमान करेगी और हुकूमत करेगी, दैट्स इट। और ये फैसला क्या होना चाहिए, इस पे डिबेट है, ये बहुत ज़रूरी है और इसमें पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक एजाज़ की बात होगी। जैसे जो हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं वहाँ सऊदी अरब के साथ डील के बाद उस पर हर पाकिस्तानी खुश है कि उसका हमें एजाज़ हासिल है। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनी अवाम के लिए अगर कोई किरदार है, पाकिस्तान तो तैयार है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से तो ये पेशकश भी हुई है कि वो इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उसमें तुर्किया है, उसमें अज़रबैजान है और उसमें और जो दीगर ममालिक हैं, वो इंडोनेशिया ख़ास तौर पर उसमें सर फहरिस्त है। और पाकिस्तान के लिए भी यकीनन ये एजाज़ होगा, लेकिन ये फैसला सोच समझ के इसकी पूरी और अक़वाम आलम इसकी ग्रंटर होगी तभी पाकिस्तान इस बारे में आगे जा सकता है। और पार्लिमान इसका बेस्ट फोरम है। इजलास अब शुरू हो रहा है बुध को कौमी असम्बली का, सेनेट का, तो मैं समझता हूँ उसमें यकीनन ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा। ठीक है, तो रिजवान साहब, पाकिस्तान जो है वो दीगर जो अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक थे साथ, उनके साथ शर्मुल शेख में उस अमन मुआहदे में जो है वो शामिल रहा। आप इस अमन मुआहदे के बाद की जो डेवलपमेंट है उसको किस तरह देख रहे हैं? लेकिन शाजिया, अभी आपने कहा ना कि शर्म शेख का जो मुआहदा उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और दीगर ममालिक भी शामिल थे। मैं तो इसे इस तरह देखता हूँ कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर हो गया। सीज फायर के बाद अभी जो मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि जो वायलेशंस हो रही हैं, अभी आप देखिए यूनाइटेड नेशंस के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि 250 के करीब लोग उसमें मारे गए और उसके अलावा 47 से 50 के दरमियान वायलेशंस हुई हैं। इसराइल इस चीज पे रुक नहीं रहा। दो तीन चीजें कहते चलो, शर्मुल शेख से लेकर अब भी टर्किया में जो इकट्ठे हुए हैं, एक चीज उसमें मिसिंग है। एक चीज ये मिसिंग है, अमेरिका को चाहिए था ऑन बोर्ड ले लेता था। ये वही इदारे हैं जो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिनकी बुनियाद रखी थी और उन्हीं की लेजिटिमेसी जो है ना अंडरमाइन हो रही है। और अगर इसराइल जैसा मुल्क, जिसमें अगर आपने देखा हो कि जितनी वायलेशन इसने की है आज तक, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ना मेडिसिन जा रही है, ना ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है। जिनेवा फोर्थ कन्वेंशन जो है जिनेवा की, उसकी वायलेशन है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बेबहा इस पे जो रेजोल्यूशंस है उनकी वायलेशन है। अब के 2023 में जो लेटेस्ट है 2720 रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि गजा की सारी ओपनिंग्स ओपन कर दें। इस पे किसी पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा कि यूनाइटेड नेशन एजेंसीज जो हैं उनको असिस्ट किया जाए। कौन कौन से हिस्सेदार हैं जो मैं आपको गिनवाता जाऊं, उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन अब भी पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि फलस्तीनियों के ऊपर जो बेजा जुल्म हो रहा है उसको खत्म किया जाए, बंद किया जाए। मेरे साथ जो मेहमान है उन्होंने खुद ही इस चीज का जिक्र कर दिया कि फोर्स जाए या ना जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पीस कीपर, एक कंट्रीब्यूटर है। अभी भी अगर आप देखें जितने ममालिक हैं इनमें भी सबसे ज्यादा बड़ा पीस कीपर कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान ही है। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और मिडल ईस्ट में ये पहला नहीं होगा। अगर आपको याद हो कि कुवैत की और इराक का जो मसला हुआ था 90s में, उसके बाद भी पाकिस्तानी पीस कीपर्स गए थे अमन कायम रखने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक तारीख है जिसमें पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। लेकिन वंस अगेन अमेरिका को चाहिए यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस इस तरह के इदारों को भी ऑन बोर्ड ले, ताकि ये जो एफर्ट हो रही है जिसमें पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक एफर्ट करें, ये ज्यादा फ्रूटफुल होगी। ठीक है अहमद साहब, कुछ दिन पहले भारतीय जरीदे ने 20,000 पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो गज़ा भेजने का दावा किया था, जो कि झूठा निकला था।
और अभी रिजवान साहब ने भी ये बात की कि भाई अगर जाता भी है अमन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान यूएन के अमन मिशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज अ पीस कीपर, अगर पाकिस्तान वहाँ जाता भी है तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो है आप देखें, इस पर भी सियासत की जा रही है। इस वक्त जो सबसे पहला जो टारगेट है वो यही है कि भाई वो जो वहाँ पे शहादतें हो रही हैं वहाँ पे फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जाएं। दूसरा यही है कि जिस पे हम ग्रेजुअली बात करते आ रहे हैं कि इमदाद पहुँचे, खुराक पहुँचे, वहाँ पे फ़र्स्ट एड हो, तामीर नौ हो, लेकिन सारी एफ़र्ट कर ली गई हैं, अभी भी जो है वो इसकी वायलेशन रुक नहीं रही है इसराइल की। कुछ और भी यानी अमन फोर्स के अलावा भी ऑप्शंस दिए गए थे जब शर्म उल शेख में, आपको याद होगा कि सेंक्शन लगा दिया जाए इसराइल पर, और इस तरह के जो ऑप्शंस पे बात की गई थी। क्या अब ये जो इस्तांबुल में हो रही है इजलास, इसमें इस तरह के ऑप्शन ज़ेर गौर आ सकते हैं? देखें, ये अमन फोर्स का वहाँ पे उसकी तैनाती हो या कोई और ऑप्शन हो, ये कोई पाकिस्तान का फैसला नहीं होना, ये अक़वाम आलम का जो फैसला है वो होना है। और जो आपने इंडिया की बात की है, वो इसमें हमेशा खेलता है ऐसे मौके पे, और वो कन्फ्लिक्ट जो क्रिएट करता है, तनाज़ात क्रिएट करता है। इसका मकसद भी एक बहस को हवा देना कि वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी और इसराइल से लड़ाई, और पाकिस्तान एक ऐसी उसमें सूरत हाल में फंस जाएगा कि जो उसके अपने कौमी मफाद में नहीं होगी, और इस तरह की जो चीज़ें। अब ये एक इस डी ट्रैक करने वाली सूरत हाल है। अमन फोर्स वहाँ पे अगर जो तजवीज़ जो है वो किस मकसद के लिए है, वो कोई किसी लड़ाई के लिए नहीं है, वो वहाँ पे अमन कायम करना है। वहाँ पे फ़लस्तीनियों की जो अपनी पुलिस फोर्स है उसकी कोई तरबियत है, वहाँ पे शहरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है फ़लस्तीनियों का, तो उसके अपने मकासद हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके तहत जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसके तहत वो तैनाती है, और पूरी दुनिया पीछे खड़ी होती है अमन फोर्स के। तो अगर उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और अगर वो मुस्लिम ममालिक की है, अगर ये फैसला होता है तो इसका कोई ऐसे, और पाकिस्तान हमेशा जिन ममालिक में भी है वहां पे आप देख लें जिस तरीके से आज तक किरदार है, उन ममालिक के अवाम पाकिस्तान को याद करते हैं, सराहते हैं। मैं कांगो खुद जो पीस कीपिंग मिशन है उसकी कवरेज के लिए जा चुका हूँ, हमारे सबसे बड़ा दस्ता वहाँ पे तैनात रहा है, अभी भी है। वहाँ के अवाम की जो पाकिस्तान की जो फौज है उससे जो मोहब्बत है मैंने अपनी आंखों से देखी है। और ये तो फ़लस्तीनी है, ये तो हमारे भाई हैं, और ये तो पाकिस्तानी अगर वहाँ पे तैनात होते हैं जो फोर्सेस और फौज, तो ये तो हमारे लिए एक इंतहाई मुकद्दस फरीजा भी होगा, तो ये एजाज होगा। लेकिन ये कोई पाकिस्तान का फैसला नहीं है, और पाकिस्तान ने इसमें अगर कोई फैसला करना है वो पार्लिमान ने करना है, और पार्लिमान ने पूरी दुनिया को सामने रखते हुए फैसला करना है, जो पाकिस्तान का एक किरदार है। जब हमें एक किरदार इस मसला फ़लस्तीन में और ख़ासतौर पर गजा के इस क्राइसिस में मिल रहा है, हमारी लीडरशिप की जो एक विजन कह लें, और उसने जो अपने आप को मनवाया है आलमी मामलात में, तो ये अब देख लें, ये जो इस्तांबुल वाला इजलास है, ये हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार, वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ से ही अब कोई पेशरफ्त होनी है। और जो पेशरफ्त होगी यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो पार्लिमान को इत्मीनान में लेंगे, और पार्लिमान में एक मस्बत डिबेट होगी, और जो भी फैसला होगा वो होगा जो पाकिस्तान के अवाम और मुस्लिम उम्मा की जो उमंगें हैं उनके मुताबिक हो। ठीक है। तो रिजवान साहब, आज भी जो इस्तांबुल में इजलास हुआ उसमें तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की कि भाई हमें किसी भी तरह जो है ये जो वायलेशन हो रही है इसराइल की उसको रोकना होगा। साथ साथ उन्होंने वही बात की जो हम फोर्स की बात करें कि बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के लिए जो है वो एक मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी की है कि गज़ा का जो इंतज़ाम है फ़लस्तीनियों के हवाले जो है किया जाए, उसकी हिमायत की है। ये कितना बेहतरीन एक ऑप्शन है। लेकिन शाज़िया, इससे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इस वक्त जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें फ़लस्तीन के लोगों के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तमाम का तमाम देखें, वो तो बेचारे भूख और अफलास से उनके जो हालात हो गए वो आपके सामने हैं। इस तरह के हालात में मेरा ख्याल है पाकिस्तान और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें टर्किया का रोल भी है, इजिप्ट का भी है, इंडोनेशिया, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक हैं, मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत एक अच्छा बीड़ा उठाया कि हमने ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले फ़लस्तीनियों की एड बहाल हो जाए, वहां पे अमन आ जाए, उनकी जानें बच जाएं। तो इसी हिसाब से आप देख लें, उनका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो मैंडेट यही है कि हमने ये काम करना है, इनकी जानें बच जाएं और वहां उन तक सप्लाई चले जाएं। अगला अहम कदम होगा, अभी आपने वो जिक्र किया, वो ये है कि स्टेबलाइजेशन में जो एक हमास के बारे में जो कैंपेन चल रही है, इसराइल कहता है कि मुझे हमास बिल्कुल नहीं चाहिए, तो फलस्तीनी लोग
हैं फलस्तीनियों के हवाले करें, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी वंस अगेन उनकी पुलिस फोर्स के लिए या उनकी सिक्योरिटी फोर्स के लिए उनकी कैपेसिटी तो के ममालिक मिलने की कोशिश करेंगे। अहमद साहब, कुछ दिन पहले भी नेतन्याहू ने दोबारा जो है वो इजराइल को हमले शुरू करने का हुक्म दिया था। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात कर ले कि इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का बड़ा ही दो टोक और सख्त मौक़िफ़ है कि जी इजराइल जो है वो अपनी जारियत ख़त्म करे और ये सीज़ फायर करे और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने, लेकिन साथ साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमेशा बात करता आ रहा है। और यकीनन ये एक फ़ाइनल जो है ना, मतलब एक कॉल है पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त आप, क्योंकि पाकिस्तान एक लीड कर रहा है रीजन को, आप क्या समझ रहे हैं कि दीगर जो अरब ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं क्या इस वक्त पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हिमायत में शामिल होंगे? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब कोई नया मौक़िफ़ लेके इस्तांबुल नहीं गए। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हवाले से है, इसराइल के हवाले से है, गज़ा के हवाले से है, वो दो टोक है, वाज़े है और उसमें कोई अबहाम नहीं है। वो सारी दुनिया को पता है, आप जितनी दफ़ा भी दोहरा लें, वो पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत, जैसे आपने बात की, उसके लिए उसका हामी है सबसे बड़ा। और इसराइल की जो जारियत है, बर्बरियत है, उसकी पाकिस्तान ने जिस सख्त अल्फाज में हमेशा मजम्मत की है और दुनिया को भी ये बावर कराने की कोशिश की है कि जब तक इसराइल का रास्ता हाथ नहीं रोका जाएगा तब तक अमन इस पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में नहीं आ सकता। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है और पाकिस्तान इस पे कायम है, तो ये सूरत हाल तो मौजूद है। और दूसरी बात, ये टू स्टेट सोल्यूशन के हवाले से भी पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, लेकिन इस वक्त मसला गजा का है और गजा में अमन का जो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है उसको इस्तेहकाम देना है और ये देर पा अमन कायम करना है। उसके जो भी तरीकाकार उसके हो सकते हैं उस पे अब इस्तांबुल से कोई पेशरफ्त है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो निकलेगी और पाकिस्तान उसमें पूरी उम्मीद है। और वो कैसे निकलेगी, वो वही रोड मैप है जो पहले तय हुआ है, जो शर्म शेख में तय हुआ है फ्री कैन के दरमियान, तो उसी को ही आगे बढ़ाना है। और जब तक ये आलमी दुनिया, तमाम ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम, जब तक इसपे वो कारबंद नहीं रहेंगे और इसको मनवाएंगे नहीं इसराइल से, तब तक कोई सलूशन निकलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी चूंकि एक शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान इसको लीड भी कर रहा है, एक तरह से कहा जाए, गो के इजराइल ने जो है जब से सीज़ फायर हुआ है उसके बाद वायलेशन के 236 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 600 से ज़ायद ज़ख्मी है। अभी भी उम्मीद है कि वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है और फ़लस्तीन तनाज़े को हल की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।